वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों की क्लास जो है ये 13/12/2017 का जो आपका पेपर आया तो उसका पार्ट 2 है। ठीक है, और आज ही आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। उस क्लास में आई थिंक 25 क्वेश्चन के अराउंड हो चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे आगे वाले सवाल। ठीक है, 34 नंबर से इधर बचे हुए तो कुछ उधर 1-2 सवाल बचे हुए थे। ठीक है, DI बची हुई तीन क्वेश्चन आई थिंक, है ना। 6 ये 6 3 9 वही 15 के आसपास अराउंड क्वेश्चन बचे हुए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। ठीक है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन से। उसने दिया है कि 560 छात्रों के स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की 11 वर्ष है। लड़कों की 12, इनकी भाई साहब 11, ये बॉयज ये गर्ल्स। सिंपल सी बात है। स्कूल की औसत आई, स्कूल मतलब लड़का और लड़की, तो अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एलिगेशन लगेगा इसमें। 11 साल 9 महीने हो तो स्कूल में लड़कियों की संख्या 12 में से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। क्यों बचेगा ये इस बात को आपको समझाना चाहूँगा। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी को 11 साल 12 महीने लिखने कोई दिक्कत? 12 मंथ। भाई से समझो, 11 साल 11 ईयर प्लस 12 मंथ। 12 मंथ का मतलब क्या होता है भाई? 1 साल। सिंपल सी बात है। तो हमने इस तरीके से लिखा तो मंथ से मंथ घट जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो घटा नहीं पाओगे। तो या तो आप दिमाग में सोच पाओ तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो 12 महीने में से ये घटे कितना बचेगा? 3 पॉइंट का। इससे इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 0.9। इससे इसको काट देंगे कितना आ जाएगा? 3:1। 3 1 4 बराबर 560 छात्र हो गए। 4 बराबर 560। ये तो पूछ क्या रहा? तो स्कूल में लड़कियों की संख्या तो बस 1 की वैल्यू पूछ रहा। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 140 1 की वैल्यू आ गई। अगर लड़कों की पूछ देता तो हम लोग 140 का गुणा कर देते, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलते हैं अगले सवाल के। एक ट्रेन अपनी रफ्तार के पहले 10 घंटे 24 शेष 6 घंटे इसके ट्रेन की औसत गति बताइए। बच्चों वाला है सवाल की नहीं? या तो ट्रेन की औसत चाल बता रहे हो, कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो। सिंपल सा सवाल है। कुल दूरी बटे, तो यहां से कितनी दूरी होगी? 240। भाई सिंपल सी बात है, 240 शेष 6 घंटे में कितना जा रहा? 360। तो 360 कुल दूरी बटे कुल समय अर्थात 16 घंटे। तो 240 ये हो गया 3 2 5 1 600 हो जाएगा या नहीं? बटे 16, 3 2 5 60 40 100। तो इससे इसको अब इसको काट देंगे। 4 चौको 16, तो आ जाएगा 150। तो 75 बटे 2 अर्थात 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल से सवाल है, इसमें तो कुछ है नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दिया 600 ग्राम 400 ग्राम और 700 3 चॉकलेट बार्स को एक समान काटा जाता है। यदि व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े जिसमें न्यूनतम संख्या तो सभी टुकड़ों को बांट सके। क्या है सवाल? चलिए अगर हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बात करें तो एक अच्छा सवाल है समझने के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। 36 नंबर उसने ये बोला है कि 600 ग्राम 420 ग्राम और 780 ग्राम के वजन के 3 चॉकलेट बार्स को एक समान वजन के टुकड़ों में काटा गया। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाने हैं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या की जाए क्या होगी जो सभी टुकड़ों में बांट सके। समझिए सवाल को। उसने कहा कि 600 ग्राम और, ठीक है, 600 ग्राम 420 ग्राम और 780 ग्राम। ठीक है, तो यहां से अगर हम बड़े से बड़ा एक टुकड़ा निकाल लें, बड़े से बड़ा, तब हमें पता चलेगा छोटे छोटे टुकड़ों की संख्या कितनी थी। समझ रहे हो? जब हम जैसे समझना 600 ग्राम समझते जाना, बहुत अच्छा सवाल है समझने के लिए। बहुत से लोग ये चीज नहीं समझ। इससे अगर हम एक बड़े से बड़ा टुकड़ा निकाल लें, SCF अर्थात बड़े से बड़े का मतलब होगा SCF, बड़े से बड़ा टुकड़ा निकाल के बांट दे तो हमें पता चले कि छोटे छोटे टुकड़े कितने होंगे। ठीक है, एक समान वजन के छोटे टुकड़ों में काटा गया तो एक व्यक्ति को ऐसे लोगों ने न्यूनतम संख्या, एक समान छोटे टुकड़ों में काटा गया तो बड़े से बड़ा SCF से इसको हम भाग दे दें तो हमें छोटे से छोटे टुकड़ों की संख्या पता चल जाएगी। SCF इसका सिंपल सा, इसका डिफरेंस कितना होगा भाई साहब? 180। 180 होगा तो 180 के फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 और ये 60, 60 और 3, तो 60 इसका क्या होगा? SCF होगा, सभी में भाग जा रहा।
एचसीएफ इसका आ गया 60। तो अब इस 60 से अगर हम इसमें और इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो 60 से जब हम इसमें देंगे तो यह आ जाएगा 10, यहां देंगे तो 7 और यहां आ जाएगा 13। अर्थात टोटल जो टुकड़ों की संख्या आ गई भाई साहब 30। टोटल टुकड़ों की संख्या जो छोटे से छोटे हैं एक समान वजन के, वो 30 हैं। समझ गए मेरी बात? अब उसको करना, यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो 2 टुकड़े दे दो, इसमें से 2 दिए जाएंगे, तो कितने आ गए? 15। अर्थात वो जो व्यक्ति होगी, न्यूनतम व्यक्ति, वो 15 होगी, न्यूनतम व्यक्ति। ठीक है सिंपल सा सवाल समझने के लिए। हमने क्या किया, एचसीएफ निकाल दिया, उसके बाद उसको बांट दिया, तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों के एक समान वजन के पता चल गया। जब हमने एचसीएफ से भागा तो एक समान वजन के इतने टुकड़े होंगे, ठीक है, छोटे से छोटे। जब हम किसी बड़ी संख्या से भाग देते किसी में, तो हमें छोटी से छोटी चीज पता चल जाती है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 200 में 10 का भाग दो, समझते जाना, 10 का भाग दो तो कितना आएगा भाई साहब? आपने भाग दिया 20, ठीक है। अब इसी में अगर 40 का भाग दो तो कितना आएगा? 3, है ना। तो बड़े से देखिए टुकड़ों की संख्या छोटी हो गई कि नहीं। मान लेते 10 थे, तो 10 से जब भाग दे रहे हो तो 20 टुकड़े आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको बड़े से भाग देते तो हमें छोटे से छोटे का पता चल जाए। सिंपल सी बात है, तो हमें वो पता चल गया। इस तरीके से ये प्रोसेस किया गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है 6 घंटियों में एक साथ बजना शुरू किया, 4, 8, 10, 12, 18, 20, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे इसका 4, 8, बस इसका एलसीएम जो आएगा 360 सेकेंड। 360 सेकेंड का मतलब कितना होगा? अगर हम मिनट बनाए तो 6 मिनट, 6 मिनट बन जाएगा या नहीं? 360 सेकेंड मतलब 6 मिनट, तो 30 मिनट में बजाना है भाई साहब। 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5 बार बजे। सिंपल सा सवाल है। 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करती हैं, 4, 8, 10, 12 सेकंड अंतराल बजती, तो हमने इसका एलसीएम मिला दिया। तो एक साथ बजना शुरू होने के बाद वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? तो वो 5 बार बजेंगे, क्योंकि जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 360। 360 सेकंड का मतलब है 6 मिनट। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया है, इस तरीके के सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं। 100 से 116 बेचा गया, एक घड़ी को 16% मुनाफे बेचे थे। यदि घड़ी, यह जमसन है, यदि घड़ी को 10% कम पर खरीदते, अर्थात 90 में खरीदते, तो और 14 कम दाम में बेचते, 14 रुपए कम दाम में बेचते, तो 125% का मुनाफा। 90 का 25% कितना होगा बताओ? 90 का 25% मुनाफा होता, ठीक है, तो मुनाफा होता। तो यहां से अगर हम परसेंटेज 125% निकाल दें, 25 पंचे 25 चौको 100, 2 दूनी 4, ये 45, 45 पंचे कितना आ जाएगा भाई साहब? 25, 5 को 225 बटे 2, 1, 1, 2 दूनी 4, 112.5 आ जाएगा। 112, 90 का 25% आएगा आपका जितना, उसमें उसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 112.5। तो इसका गैप कितना है? परसेंटेज में गैप हमें पता है, मतलब इसमें जो माना हुआ उसमें गैप कितना है भाई साहब? 13, 3.5 का है कि नहीं? और एक्चुअल वैल्यू में कितना है? 14 का। ठीक है, तो पूछ कितना रहा? तो 100 की वैल्यू पूछ रहा, लागत कीमत पूछ रहा। अर्थात इससे जब उड़ाओगे तो इधर आ जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 5 7 35, ये 20, ठीक है। 7 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा भाई साहब? 400, इसका राइट आंसर। इस सवाल क्या था वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। देखो, कोई आप चीज 100 की लाए, एक घड़ी को वो 16% मुनाफे में बेचता है, 116 में बेच रहा था, अब वो शांत बैठा हुआ था। ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट को, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। ठीक है, फिर उसने सोचा कि अगर मैं इसी घड़ी को 10% कम दाम करता, अर्थात 90 रुपए कर देता, समझते जाना, 90 रुपए कर देता, मैं खरीदी जाती, मतलब अभी वो 100 रुपए में खरीद रहा, वो 90 में खरीदा। उसने माना कि यार अगर मैं यही घड़ी यार 90 रुपए में वहां से लाया होता तो 90 रुपए में लाता तो मुझे 25% का लाभ होता ना। फिर 90 रुपए में लाता और 14 रुपए कम दाम में बेचता, और 14 रुपए कम दाम, मतलब जो अभी 116 में बेच रहे हैं, जो 16 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, हम 14 रुपए कम बेचते। ठीक है, 14 रुपए कम दाम में बेचते, अर्थात 102 के आसपास बेचते। ठीक है, तो एजम्पशन के रूप में है। ठीक है सवाल, तो मुझे 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ तो भाई साहब इसी पे होगा ना। 90 का 25% कितना हो गया? 112.5, इतना लाभ होता। लेकिन
14 रुपए कम दाम में बेची जाती, यहां वो बेच रहा था उतने में और यहां बेच रहे इतने में, तो डिफरेंस कितने का? 14 रुपए का। यहां रेशियो में कितना, या उसको जो हमने डेटा माना उसमें कितना? 3.5, और यहाँ एक्चुअल में कितना? 14। 100 बराबर निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला उसने दे रखा है, माइक को लगा लेता हूँ। हाँ, अगला सवाल उसने दे रखा है कि एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों का तो अनुपात 5 के अनुपात में मिलकर बनाया जाता है यदि ठीक 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 25% से बढ़ा दिया जाए। तो ये रेड है भाई साहब, ये येलो है, इनका रेशियो है 2:5 का। अपनी तरफ से 0 बढ़ा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 2 बढ़ा लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो 25% लाल को बढ़ाया गया। 25% का मतलब 1/4, 4 मतलब 20 से कितना हो गया भाई साहब? 25 हो जाएगा। तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत बताओ। तो बहुत से लोग तो इसमें सवाल को हल्के में ले लेंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो पूछ रहा पीले का प्रतिशत, तो पीले पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ, तो पीला तो 50 रहेगा ना भाई, ये केवल बढ़ाएगा तो ये तो 50 ही रहेगा। अब लेकिन जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बढ़ गई, 75 हो गई या नहीं भाई? 50, 25, 75। तो बस अब इस जो नई डाई बनी, ये वाली नई डाई न्यू, ठीक है, इसमें पूछ रहा पीले रंग का प्रतिशत, तो 50/75 × 100। सिंपल सा सवाल है। 25 त्याई 75, 25 दूनी 100, अर्थात 200/3, अर्थात 66.67। क्योंकि रिकर करता रहेगा, 66 सही 2/3 होता है, तो उसी का ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। समझने के लिए बहुत अच्छा सवाल था। 40 नंबर, जो कि आज का नहीं, अंतिम मतलब अभी का अंतिम है, फिर अभी और लगाएंगे, डीआई वगैरह देखेंगे। 11 पॉइंट ये सब चीज पूर्ण वर्ग होगा यदि y बराबर, क्या लिखा हुआ है? यदि y बराबर हो, ठीक 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 ठीक, तो पूछ रहा वर्ग बताओ। ये a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक ठीक, एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, सिंपल। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 40 काफी अच्छा सवाल है समझने के लिए। ये दिया हुआ कि 11.96 गुणा 11.96 प्लस 11.96, ये एक पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग कब होगा? ये पूरी जो सीरीज लिखी, मान लीजिए ये जो नंबर्स लिखे हैं ये गुणा उड़ा में, ये एक पूर्ण वर्ग कब होंगे? अर्थात यहाँ पर आपको दिख रहा है वही सेम अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सेम अंक। तो हमें एक चीज दिख गई कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो लिखा है, देखिए इसको हमने a मान लिया, इसको a मान लिया भाई साहब, इसको मान लिया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, लेकिन होता क्या है भाई साहब? 2ab। समझते जाना, 2ab, तभी तो कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर। यही तो है, एक पूर्ण वर्ग होगा तभी होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हमने देखा ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक को हमने मान लिया 11.96, अर्थात बी नहीं लिखा हुआ है, बी नहीं लिखा हुआ, ना तो बी लिखा है ना 2 लिखा है, दो ही चीजें तो नहीं लिखी। अगर वो लिख दी जाए, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, अर्थात 2b लिख दो। 2b का मतलब 2 गुणा 0.4, अर्थात 0.8 इज द राइट आंसर। अच्छा 0.4 है तो 0.4 0.08 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल, जिस तरीके से मैंने बता दिया, बहुत सिंपल तरीके से। अगर आप करने बैठ जाओगे ना तो फिर करते रहना, आंसर नहीं आएगा कभी। ठीक है, सिंपल सा सवाल हमने देखा, इसने बोला कि ये पूर्ण वर्ग है, तो हमने कहा यार पूर्ण वर्ग होगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। a स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिखा है, a भी लिखा, लेकिन 2b नहीं लिखा, तो 2b की जगह अगर हम लिख दें तो b क्या था? 0.4, तो ये बन जाएगा, अर्थात इसका मान ये होगा। नहीं तो आपको अगर लगाना हो तो फिर आप लगाते रहिएगा y मान के, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका डी आई, वेयर इज डी आई? ये रही आपकी डी आई। पूछ रहा दिए गए बार चार्ट है ये आपका को देखते हुए विभिन्न वर्षों में भारत के निर्यातों और आयातों के बारे में जानकारी दी गई, मूल्य करोड़ों रुपए में है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखिएगा दिए गए वर्षों में से निर्यातों के प्रतिशत के हिसाब से आयतें ज्यादा है। क्या है? क्या कुछ और दिया गया है क्या? आयातें ज्यादा है, ये क्या लिखा? आयाती का मतलब आयात ज्यादा है। ठीक है, वो बहुवचन बनाने के चक्कर में हिंदी के लोग जो है ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक,
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, दिए गए बार चार्ट को देखते हुए बताना दिए गए वर्षों में से, दिए गए वर्ष ये हैं 2011, 14, 12, 15, ठीक है। 2011, 12, 14 और 15। तो पूछ रहा कि निर्यात के हिसाब से आयात सबसे ज्यादा है, बस सबसे ज्यादा निकालना है। तो ये कितना दिया हुआ यहाँ पर देखिएगा 85, ठीक है, यहाँ पर 45, तो बस 45 यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा 85। 2011 का आयात प्रतिशत निकालोगे, 2011 का अगर आयात निर्यात आयात की जानकारी देगी तो आयात प्रतिशत निकाल लेंगे। निर्यात के प्रतिशत के हिसाब से आयात के सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सा बस बटे कर दो। 2011 का आयात प्रतिशत कितना होगा 85,000 बटे 45,000 इंटू 100, ठीक है। इसका कितना निकल कर आ जाएगा 188 पॉइंट। तो इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको, इसमें और कुछ ट्रिक व्रिक नहीं बताई जा सकती है ना। ऑप्शन से ही देखना, वर्ष 2014 का देख लो, 12 का देख लो, 15 का देख लो, खुद सेल कर लो, आंसर आ जाएगा। उसमें कुछ अलग नहीं मुझे बताना है ना। हाँ, अब ये देखते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 और 2012, वर्ष 2011 और 2012, ठीक है। 2012 की संयुक्त निर्यातों, तो निर्यातों के भाई साहब निकाल लो, ठीक है। निर्यातों के ये वाला निर्यात है, नीला वाला है ना। तो सिंपल सी बात है 2011-12 का निकालना, ये कितना है 45, दोनों ही 45 हैं तो 90 हो गए। सिंपल सी बात है 45 प्लस 45 बराबर 90, ठीक है। निर्यात हमें पता चल गया। फिर उसने कहा कि 2012 तथा वर्ष 2012 की आयातों के बीच क्या अनुपात है। 2012 की आयात, 2012 का आयात कितना भाई साहब 90, यहाँ पर देखिएगा ये 90 है कि नहीं। तो बस 90 अनुपात 90 पूछ रहा था, कितना आ जाएगा 1:1। सिंपल सवाल है यार। ईडीआई काफी सरल है, पिछले सेट में काफी अच्छी थी, ये तो चलता रहता अच्छा खराब। यहाँ पर क्या दिए गए वर्षों में कुल निर्यात, तो सभी वर्षों के सभी आयातों के बीच का अंतर बताइए। तब यार इसमें ये सब जोड़ लो, पांच आयात जोड़ लो, डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसमें तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ, है ना। तब कौन कौन से सवाल बचे थे और कुछ बचा था क्या, वो देख लेता हूँ, नहीं तो फिर एंड करते हैं। ये सब हो चुके हैं, सारे सवाल करा दिए हैं। हाँ, ये शायद बचा हुआ था 32 नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, पासा है तो इसको समझ लेते हैं। निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी, जोड़ी का मतलब 2, ठीक है। जोड़ी का मतलब इतना समझते हो, दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 है, इसकी संभावना कितनी है। तो दोनों पासे फेंके जाएंगे, अर्थात उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 और उसमें 1/6, अर्थात अभी ये कर नहीं रहा हूं, अभी समझते जाओ। 36 तो होंगी टोटल होंगी 36 की नहीं, सिंपल सी बात है भाई। 6 उसके आने के चांसेस है, लेकिन उसने कहा कि जोड़ 5 है, तो जोड़ केवल तभी आ सकता है जब या तो 2 3, ठीक है, या 3 2 आ जाए। भाई एक पासे में 3 आ गया, एक पासे में 2 आ गया, इसमें एक पासे में 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, या 4 1 आ जाए, या 1 4 आ जाए, तभी तो 5 बना पाए, ठीक है। तभी तो 5 बनाएंगे। अरे कितनी कंडीशन भाई साहब बनेंगी, 1 2 3 4 कंडीशन, कितने में से 36 में से। तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सवाल है। अगर एक पासे में पूछ दे कि 5 की आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 ये है, तो दोनों का योग पूछ रहा, तो इस तरीके से आप सिंपल सा है। एक तो एक पासे में भाई पहले पासे में 2 आया तो दूसरे में आ गया 3, एक चांसेज है, ठीक है। और इसमें आया पहले वाले में 3 आ गया, दूसरे वाले में 2 आ गया, तभी तो बनेगा। तो केवल 4 ऐसी कंडीशन होंगी, कितने में से 36 में से, जिसमें ये सब बनेगा, ठीक है। ये सवाल हो गया, ये सवाल, ठीक है। ट्रेन रेन आई थिंक सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। 2001 से ये भी करवा दिया, सब तो यार करवा दिए ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट सरल भी था, इसलिए थोड़ा सा तेजी में चीजें हुई, कोई दिक्कत नहीं। समुच्चय मैंने छोड़ दिया, एक सवाल समुच्चय का छोड़ा, एक आपका मैनेजमेंट वाला, बस। तो परमुटेशन, कम्युनिकेशन और समुच्चय केवल इन्हीं को छोड़ा है, बाद बाकी मैंने आपके सारे क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मजा आ रही होगी। प्रैक्टिस सेट ये आपका मतलब 13/12/2017 का एग्जाम पेपर खत्म हो गया, अब अगला एग्जाम पेपर होगा, ठीक है। 14/12 शायद 17 को गए, 13/12/2017 की सेकंड शिफ्ट होगी। जो भी होगा प्रीवियस ईयर ही होगा। प्रीवियस ईयर के बाद फिर मैं आपको मॉडल टेस्ट भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
ये ऐसे वीडियो हैं जो कोई नहीं बना रहा अभी, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत से बच्चे कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, केवल उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस यहीं से होगी। जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कहाँ कहाँ से ये लोग पूछते हैं, तो उसकी आप तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे महत्व के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।